हम आपको आज साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल रखा है जो थ्योरिकल था। ये क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपने कितना उस वीडियो को ध्यान से देखा वो आप ये क्वेश्चन हल करेंगे, उससे आपका पता चल जाएगा कि आप कितने पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिया है, मनुष्य के शरीर में यकृत ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मतलब वो पूछ रहा है कि उसकी स्थिति कहाँ है, हमारे शरीर में यकृत या फिर लीवर कहाँ स्थित है। मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेफड़ों के पास। देखो फेफड़े हमारे कहाँ होते हैं, यहाँ पर ऊपर। यहाँ लीवर फेफड़ों के पास नहीं होता है ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, आमाशय के पास। अब देखो आमाशय तो कहाँ है, हमारा यहाँ पर पेट है, तो पेट के पास भी नहीं होता, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। और थर्ड है ये उदर गुहा में, है ना। देखो ये उदर गुहा में एब्डोमिनल कैविटी में तो होता है, पर ये कहाँ होता है, डायफ्राम के नीचे, तो इसलिए उदर गुहा में उसने स्थिति उसकी सही नहीं बताई। इसलिए बताओ हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन डायफ्राम के नीचे। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा वीडियो देखोगे उतने ज़्यादा आपको दिमाग में चीज़ें क्वेश्चन और ज़्यादा हल करने की आएगी। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि यकृत ग्रंथि की उत्पत्ति, है ना, मतलब वह उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लीवर, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, मैंने वीडियो डाला है उसमें सब एक एक चीज बताइए। तो देखो ये पूछ रहा है उसकी उत्पत्ति और कहाँ से पूछ रहा है, वो भ्रूण की परत से, मतलब कौन सी भ्रूण की परत से इसकी उत्पत्ति हुई है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो भ्रूण की मैंने आपको बताया था 3 परतें होती हैं। तो एक तो जो बीच वाली है ना, एक होती है ये वाली, और एक वाली कौन सी होती है, तो ये होती है सेंडर्म, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ये इसको मैंने बताया था मेसोडर्म, और ये क्या होती है, एंडोडर्म। ठीक है, ये तीनों परतें होती है। तो इस 3 परत में से वो पूछ रहा है कि किस परत में किसकी उत्पत्ति हुई यहाँ पर हमारे यकृत या लीवर की। तो अब हम यहाँ देखते हैं, बताओ एक्टोडर्म, एक्टोडर्म कौन सी होती है, बाहर वाली, उससे नहीं हुआ है। दूसरी जो परत हमारी एंडोडर्म, इससे भी नहीं हुआ है। और तीसरी परत है जो बीच वाली है, जिसका नाम क्या है, मेसोडर्म। तो बताओ हमारे लीवर की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लीवर कौन सा है, इसका बीच वाली भ्रूण की लेयर, जिसका नाम क्या है, मेसोडर्म लेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है ना। ये क्या पूछ रहा है, उसका ओरिजिन पूछ रहा है। अब अगला मैं लेता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना, उसने क्या पूछ लिया है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखो यहाँ पर मैंने अग्नाशय लिखा है ना, थायराइड लिखा है, और पीयूष ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। याद रखना इसमें से हर एक जो ऑप्शन लिया उससे हर एक ऑप्शन से एक क्वेश्चन बनता है। देखो ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये सबसे बड़ी ग्रंथि तो है, पर किसकी है, ये अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। और जबकि यकृत के हमारे पूरे शरीर की, यहाँ बाह्य स्नायु तंत्र की बोले तो वो पूरे शरीर की पूछ रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आप शब्द पे गौर देना, ये शरीर की बात कर रहा है। तो ये हमारे अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। सेकंड ऑप्शन पे आओ, थायराइड ग्रंथि, है ना, कौन सी, थायराइड ग्रंथि। तो ये भी हमारे अंतःस्रावी तंत्र क्या होती है, बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और ये थायराइड ग्रंथि को कहाँ रहती है, गले में, यहाँ पर। और थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, अगला पीयूष ग्रंथि। आप पीयूष ग्रंथि से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये सभी ग्रंथियों का क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है ना, जिस प्रकार हमारा दिमाग क्या करते हैं, हमारे हाथ पांव को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार ये पीयूष ग्रंथि हमारी क्या करती है, सभी हार्मोन और सभी ग्रंथियों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि यह हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है ना। हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के पास एक छोटे मटर के दाने के समान दिखाई देती है, कौन सी, पीयूष ग्रंथि। अगले ऑप्शन पे आते हैं, हमको जो क्वेश्चन हमारा पूछा है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यकृत ग्रंथि या लीवर। ठीक है, तो आपको मैं एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाते जाऊंगा। यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है उसका हर एक शब्द का मतलब है। आप अच्छे से ध्यान से पढ़े और देखते रहें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ देखो लीवर के दोनों लोब्स, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था लोब्स, इसमें 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और इस कारण हम इसे क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड बोलते हैं, है ना। कि मध्य में जो झिल्ली पाई जाती है ना, जो दोनों लोब होते हैं लीवर के। जैसे मैं अभी आपको हल्का सा डायग्राम बना के बताता हूँ, है ना, जल्दी जल्दी।
ये क्या है, लीवर है ना। इस लीवर के बीच में क्या होती है, एक झिल्ली होती है ना। इस झिल्ली का वो नाम पूछ रहा है, तो देखो ये राइट साइड हो तो राइट लोब हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड हो तो लेफ्ट। पर इन दोनों को बांटने वाली जिस झिल्ली का नाम पूछ रहा है उस झिल्ली का नाम पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ये क्या है, कोशिका झिल्ली। देखो ये जो कोशिका झिल्ली है ये कहाँ रहती है ना, कोशिका के बाहर पाए जाने वाली झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। और ये झिल्ली कैसी होती है, अर्ध पारंगई झिल्ली है ना, सिलेक्टिव, मतलब जिसको आना चाहे उसको आने देती है, जिसको नहीं आने दे उसे। पर ये किस में होती है, कोशिका में। हमें कोशिका की बात हो रही क्या, हमें तो कहाँ पूछ रहा है, लीवर की। तो ये क्वेश्चन हमारा ये ऑप्शन पहला वाला गलत। ठीक है, दूसरा है केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक को चारों ओर ढके रहती है उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। ये केंद्रक की झिल्ली हो गई है ना, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन फैल्सीफेरस झिल्ली है ना, ये हमारा राइट ऑप्शन है कि जो लीवर होता है उसके दोनों लोबों को बांटने वाली जिस झिल्ली का नाम है उस झिल्ली को हम कहते हैं फैल्सीफेरस झिल्ली। या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि फैल्सीफेरस लिगामेंट है ना, तो इतना डाउट नहीं करना चीजें है ना। यहाँ पर फैल्सीफेरस लिगामेंट बोले या फिर फैल्सीफेरस झिल्ली। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड सही हो गया। या फिर चौथा क्या बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन आ गया कौन सा, थर्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन, पित्ताशय है ना, या फिर हम बोलते हैं कि पित्त रस का निर्माण है ना किस अंग में होता है। देखो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा डाउट, ये क्वेश्चन कम से कम आपको हर एग्जाम में 8-10 बार पूछ ही रखा है कि वो पूछ रहा है पित्त रस का पूछ रहा है, वो बाइल जूस का निर्माण पूछ रहा है ना, बाइल जूस हम इसे कहते हैं। वो पूछ रहा है बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, वो बनता कहाँ है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है गाल ब्लेडर में, मतलब इसको हिंदी में बोले तो पित्ताशय में है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, पित्ताशय से पित्त पित्त करके क्या लगा देते हैं, पित्ताशय। पर ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा 100% गलत होता है, याद रखना। ठीक है, मतलब आप ध्यान रखें इन चीजों को, थोड़ी सी बात है ना, ऐसा नहीं कि पित्त पित्त से पित्ताशय हमने पीपी से लगा दिया, ये गलत होता है। ये क्या करता है ना, गाल ब्लेडर ये पित्त रस को क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है, मतलब इकट्ठा स्टोरेज करता है, न कि उसको बनाता है। देखो स्टोरेज करना अलग बात होती है, फॉर्मेशन अलग होती है, मतलब बनाना अलग काम है और रखना अलग काम है। जैसे देखो हम खाना बनाते हैं है ना, तो खाना बनाने वाले क्या रहते हैं घर में हमारे है ना, जो माता बहना रहती है वो बनाती है, पर उसको रखने के लिए एक अलग जगह रहती है ना, जिनके पास क्या रहता है ना, कुछ भी रखने के लिए अलग से रूम रहे या फिर फ्रिज व्रिज में रख दिया, तो वो रखने वाले स्थान का पूछ नहीं रहा है, वो किसका पूछ रहा है, बन कहाँ रहा है। तो अगला हमारा ऑप्शन क्या है, लीवर। तो देखो जो पित्त रस बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, हमारे शरीर में लीवर बनाता है। और इसके बारे में आप जान लो, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ रखा है कि बाइल जूस में कौन सा एंजाइम होते हैं। बाइल जूस में कोई किसी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते। बाइल जूस क्या करता है, वसा का पाइसीकरण। देखो क्या करता है, जो वसा की बड़ी बड़ी बूंदे रहती है, ये क्या है, वसा की बड़ी बड़ी बूंदे, ये क्या करेगा, जो बाइल जूस है ना, इसको क्या करेगा, ये छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है ना। बस इसका यही काम है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होते। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार बार बच्चों को है ना क्या करता है, परेशान करता है ये क्वेश्चन। अगले हम चले है ना, पैंक्रियाज या अग्नाशय। तो अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है ना, और उसमें 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं, 5 एंजाइम। तो बताओ ये ऑप्शन होगा हमारा, नहीं, उसने तो हमारे पास क्या है, पित्त रस। और चौथा होगा स्टोमच। स्टोमच मतलब हम क्या बोलते थे, हमारा जो पेट होता है ना, इसे कहते हैं हम स्टोमच। तो पेट में क्या होता है, जठर रस निकलता है और एसियल निकलता है, मतलब पित्त रस नहीं रहता। तो अब एक एक ऑप्शन का मैं आपको है ना, गाल ब्लेडर का बता दिया, आंसर हमारा क्या होगा, लीवर है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आते हैं। अगले क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, यकृत से जुड़ी हुई वाहिनी को क्या कहते हैं, है ना, मतलब जो यकृत से जुड़ी हुई होती है ना, वो पूछ रहा है लीवर से जुड़ी हुई। देखो अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया था लीवर से है ना, फिर से मैं बना देता हूं, ये लीवर का डायग्राम है। ये पूछ रहा है कि जो बाइल जूस रहता है उस बाइल जूस को लाने वाली नली है ना, नली कह दो, या क्या हम बोलते हैं इंग्लिश में से क्या बोलते हैं हम, है ना,
डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट हमारे हिंदी में नली या नलिकाएं कहते हैं। तो इस नली का नाम पूछ रहा है कि जो क्या करती है, यहाँ से है ना लीवर से क्या लाती है वो, है ना बाइल जूस लाती है, या हम कहते हैं है ना पित्त रस लाती है। उस नली का नाम, ये जो नली मैं अभी कर देता हूँ ग्रीन रखी, इस नली का वो पूछ रहा है, तो इस नली का नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देखो ऑप्शन देखो, हेपेटिक डक्ट, है ना, फिर सिस्टिक डक्ट, है ना, फिर आगे और तो आपको दे रखा है यहाँ पर, है ना, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, अगला क्या है पेंक्राटिक डक्ट। अब मैं आपको एक एक ऑप्शन यहाँ पर जो दे रखे हैं उनका मैं डिटेल बताऊँ। देखो यो हेपेटिक डक्ट होती है वो क्या करती है ना, जो लीवर रहता है वो लीवर से जुड़ी हुई रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं हेपेटिक डक्ट। और यही क्या लाती है बाइल जूस, लीवर में बनता है और उसको लाकर वह किसके पास, यहाँ पर अगर हम मान ले है ना हरे हरे रंग का क्या रहता है पित्ताशय, और पित्ताशय में लाके स्टोरेज कर देते हैं। अब ये जो सिस्टिक डक्ट होती है, कौन सी सिस्टिक डक्ट, ये क्या रहती है, ये यहाँ पर रहती है, जो हमारा क्या रहता है पित्ताशय, है ना। देखो ये पित्ताशय से एक नली निकलती है, इसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। इसको क्या कहते हैं हम सिस्टिक डक्ट। अगली वाली देखना है यहाँ पर कॉमन हेपेटिक डक्ट। देखो ये सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट है ना, क्या सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट एक स्थान पर दोनों मिल जाती, ये नली मिल गई और ये नली, दोनों नली मिल गई, इनको हम क्या कहते हैं कॉमन, है ना हेपेटिक डक्ट। क्या कहते हैं कॉमन हेपेटिक, यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है कॉमन हेपेटिक डक्ट, है ना, दोनों नलियां मिल जाती है हेपेटिक डक्ट और साइटिक डक्ट, तो क्या होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। अगला पेंक्रेटिक डक्ट। देखो इधर की साइड में अभी ऐसा ही बनाता हूँ, है ना, सही तरह से नहीं बना पा रहा हूँ ये, तो ये क्या है पेंक्रियास, और पेंक्रियास मतलब अग्नाशय, अग्नाशय से आने वाली डक्ट को क्या कहते हैं पेंक्रेटिक डक्ट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का, एम्ब्रियोटिक, है ना, यहाँ पर लिखा है क्या एम्ब्रियोनिक अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है ना। जब क्या होता है ना नर और मादा, देखो जब क्या होता है नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलता है तो उस समय क्या बनता है एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है ना, क्या बनता है एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है। तो ये जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो या भ्रूण, उस समय इस भ्रूण में क्या रहती है हमारे शरीर में, जो हम वयस्क या बड़े हैं हमारे शरीर में हमारी आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का बनाने का काम कौन कर रहा है, ये जो रीढ़ की हड्डी है ये, इसे हम कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी बनाती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। पर अब भ्रूण में तो क्या है अभी अभी तो ये बना हुआ है, अभी इसमें कहाँ से रीढ़ की हड्डी जाएगी। तो उस समय किसका आरबीसी का निर्माण करता है, तो उस समय कौन करता है लीवर करता है, कौन करता है लीवर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो एम्ब्रियोनिक अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करेगा लीवर। अब मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या, देखो जो लाल अस्थि मज्जा होती है ये कहाँ होती है हमारे रीढ़ की हड्डी में होती है, रीढ़ की हड्डी में लाल अस्थि मज्जा रहती है, और ये जब बड़े हो जाते हैं तब क्या करती है आरबीसी का निर्माण। पर यहाँ पर उसने क्या बोल रहा है एम्ब्रियोनिक अवस्था में पूछ रहा है, वो बड़े नहीं पूछ रहा है, तो उस समय कौन करेगी, है ना, उस समय हम बड़े हो जाएंगे तब लाल अस्थि मज्जा। दूसरा पित्त अस्थि मज्जा, ये भी क्या रहती है हमारी हड्डियों में ही रहती है ना, तो ये किसका निर्माण करती है डब्ल्यूबीसी का, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स का या व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स का। ठीक है, तो ये पित्त है ना अस्थि मज्जा किसका निर्माण कर रही है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यकृत, अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा, है ना भ्रूणीय अवस्था में कौन कर रहा है आरबीसी का निर्माण यकृत। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड वाला, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर मिल गया कौन सा यकृत। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको मजाक में नहीं ले, है ना, ध्यान से पढ़ते रहें, है ना, और आपको थ्योरिकल भी और क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, है ना। तो एक चीज़ याद रखना, अगर मान लो आप YouTube से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या अगर आप चाहते हो कि हमें है ना ऑफलाइन भी क्लास लेना है, कोचिंग में पढ़ना है, हमें सर से है ना डायरेक्ट पढ़ना है, तो हमारी जो कोचिंग है वो चितावत में आइसर पेट्रोल पंप के सामने है, जस्ट सामने ही है ना, आपको ब्लू रंग का बैनर दिख जाएगा, या हम आपको मैं नंबर दे दूंगा, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों अच्छे मज़े तरीके से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई आपको एक भी चीज़ अगर समझ नहीं है तो हम आपको अलग से समझाएंगे। ठीक है, तो हम अभी आगे हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, आरबीसी के नष्ट होने पर
कौन से दो प्रोटीनें बनती है? क्या बोला है उसने? आरबीसी के नष्ट होने पर कौन सी दो प्रोटीनें बनती है ना, वो प्रोटीन का नाम पूछ रहा है। देखो, जब हमारे शरीर में क्या होता है, आरबीसी है ना, रेड ब्लड कॉर्पल्स, इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? 80 से 120 दिन, है ना। 80 से 120 दिन बाद क्या होते हैं, ये मर जाते हैं, है ना। मर जाने के बाद ये क्या होते हैं, दो प्रोटीनों में टूट जाती है ना, जिसका नाम है, मैं लिखता हूं तो एक तो होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिरुबिन, है ना। कौन सी प्रोटीन होती है? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। ये प्रोटीन क्या होती है? पित्त रंग के, मतलब पीले रंग के, इनमें क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। लीवर इनको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। पर किसी कारण से लीवर काम करना बंद गया, मतलब किसी दिन क्या होगा, तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है ना, वसा खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो लीवर ने क्या किया, अब में काम करना बंद, लीवर को गुस्सा आ गया, है ना। लीवर को गुस्सा आ गया, लीवर ने काम करना बंद कर दिया। समझो, लीवर ने काम करना बंद कर दिया, मतलब आपके हजारों काम रुक गए। तो उस समय ये जो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन थी, ये पीले रंग के पिगमेंट्स, ये पूरे शरीर में पीले रंग के फैल जाते हैं और पीला पीला पूरा शरीर हो जाता है। आंख भी पीली, हाथ भी पीले, पूरा शरीर ही पीला 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 हो जाता है। उसी रोग को हम क्या कहते हैं, पीलिया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखते हैं। देखो, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन और हिपेरिन। देखो, ये हीमोग्लोबिन हमारे किस में रहता है, आरबीसी में रहता है, और आरबीसी में ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, लाल रंग के लिए। और इसे हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं हम, है ना, किसका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भोजन का वाहक भी होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई देगा, हिपेरिन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। हिपेरिन, हिपेरिन एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। इसको भी कौन बनाता है, लीवर ही बनाता है। हिपेरिन क्या करती है, हमारे शरीर में जो ब्लड है, मतलब ये ब्लड है, ये क्या है ना, तरल अवस्था में, ये तरल अवस्था में, मतलब ब्लड को जमने से जो रोकता है प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या है, हिपेरिन। मतलब अगर मान लो कभी हमारा ब्लड ही जम गया, है ना, जैसे सांप हमें किंग कोबरा काट लेता, तो हमारा ब्लड क्या होता है, जम जाता है, हमारे कोई भी सभी जो अंग होते हैं काम करना बंद, हमारी तुरंत मृत्यु हो जाती है ना। तो हमारे खून को जमने से रोकने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, हिपेरिन प्रोटीन। क्या नाम है बताओ बच्चों, हिपेरिन प्रोटीन। ठीक है, अगला यहां पर लिखा मैंने प्रोथ्रोम्बिन, है ना, और फाइब्रोनोजिन। क्या लिखा है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन। तो यहां पर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन मैंने लिखवाया है ना। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन मैंने ये बताया था, ये भी प्रोटीन क्या करती है, हमारे रक्त का, है ना, जो रक्त का थक्का, मान लो जैसे हमें हाथ कट गया, है ना, हाथ कट गया, तो हाथ कटने के बाद अगर मान लो हमारा खून निकलता ही रहा, निकलता रहेगा, है ना, और कितने, है ना, एक, मतलब हम अगर मान लें हमारे 500 ml अगर ब्लड हमारे शरीर से निकल जाता है, तो हमें हल्के से चक्कर आने लग जाते हैं, है ना, और हम बेहोश हो जाते हैं। और इससे ज़्यादा निकल गया तो हम कहाँ चले जाएंगे, कोमा में। 1 से 2 लीटर लिखा है तो कहाँ चले जाएगा, कोमा में। उससे ज़्यादा निकल गया तो परमानेंट क्या हो जाएगी, ऊपर चले जाओगे। ठीक है ना। तो ये भी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब 2 प्रोटीन और हैं यहाँ पर, देखो, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ये प्रोटीनें हैं, इनका निर्माण भी कौन करता है, लीवर ही। इनका निर्माण भी लीवर ही कर रहा है। ये प्रोटीनें क्या होती हैं, इन प्रोटीनों को हम दूध की प्रोटीन कहते हैं, है ना। जो माँ का पहला दूध होता है ना, जो बच्चा पहला दूध पीता है, माँ का पहले दूध में क्या होता है, एल्बुमिन। ये क्या करती है, हमारे शरीर में रोग रोधक क्षमता, मतलब बीमारियों से लड़ने में सहायक होती है ना। बहुत सारी बीमारियां, के छोटे बच्चे होते हैं, है ना, वो क्या मिट्टी में खेलते रहते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां लग जाती। तो भगवान ने उनको बीमारियों को रोकने से पहले ही माँ के दूध में क्या डाल दिया, है ना, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। मतलब भगवान बहुत ज़्यादा होशियार था कि उनको पता था कि छोटे बच्चों को पता नहीं रहे कि मिट्टी में खेलना है कि कीचड़ में खेलना है, क्या खाना है, इसलिए उन्हें पहले ही प्रोटेक्शन दे दिया। अगला क्या है, ओसिन प्रोटीन, है ना। ये ओसिन प्रोटीन, ये क्या है, ये हड्डियों की प्रोटीन है ना। ये हड्डियों को मजबूती और कठोर प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन मैंने यहाँ पर मान सकते हो आप, है ना। इसका 5वां ऑप्शन क्या होगा, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बिलिरुबिन व बिलिरुबिन। क्या आंसर होगा, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। ठीक है, इसका आंसर सही ये होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 9 क्वेश्चन, है ना। हमारे शरीर का कौन सा अंग अमीनो अम्ल को किस में बदलता है, अमोनिया में। मतलब वो पूछ रहा है कि कौन सा अंग है जो अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदलता है ना। तो यहाँ पर भी क्या इसका आंसर आएगा, लीवर ही आएगा। पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करवाता रहता हूँ। देखो,
फेफड़े, फेफड़े हमारे शरीर में क्या करते हैं, ये हमारे शरीर से क्या करते हैं, वायु को अंदर ले जाते हैं। वायु में क्यों कह रहा, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो पूरी वायु को हमारे शरीर में ले जाता है और उसमें से केवल ऑक्सीजन को कहाँ जाने देता है, कोशिका में। तो इसका तो काम क्या है, सांस लेना, श्वसन से संबंधित है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, किडनी, किडनी क्या करती है, हमारे शरीर से फालतू पदार्थों को, है ना, अभी मैं बताऊंगा, ये जो अमोनिया है, अमोनिया आगे जाकर यूरिया में बदल जाती है और ये यूरिया में बदलकर लीवर किसको दे देगा, किडनी को, और किडनी हमारे शरीर से बाहर कर देती है। तो ये तो क्या किससे हो, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, तो किडनी भी नहीं होगा क्योंकि ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, हमारे शरीर में दो किडनी होती है, एक तो राइट और लेफ्ट साइड, दो किडनियां होती है। ठीक है, अब हार्ट है ना, हृदय, ये क्या करता है हमारे, है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र में आता है, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। और लास्ट मैंने डी लिखा है, क्या, लीवर या यकृत। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, लीवर या यकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हो जाए, मतलब कोई व्यक्ति ने जहर खा के मर गया, है ना, जैसे बहुत सारे क्या लोग रहते हैं ना, जिसको कुछ ज़्यादा ही टेंशन रहती है, चूहा मार दवाई ला दी और खा के मर गए। उस समय जब पोस्टमार्टम करते हैं, है ना, यहाँ सर्जरी करते हैं, तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि आदमी ने जहर खा के मृत्यु हुई है, पर लीवर तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि तुम्हारे पूरे का पूरे जहर को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और तुम्हें मरने से बचा लेता है। बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हद से ज़्यादा, है ना, खुद मर जाता है पर तुमको नहीं मरने देता। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, फेफड़े अभी बताया मैंने, श्वसन तंत्र से संबंधित है, किडनी उत्सर्जन तंत्र से, हार्ट हमारा परिसंचरण तंत्र से संबंधित है, और आंसर क्या आएगा बताओ इसका, लीवर। पहला गलत, दूसरा गलत और राइट लास्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला है 11वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं को भक्षण, है ना, जीवाणुओं को भक्षण मतलब फेगोसाइटोसिस, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस, कौन सा ऐसा हमारा शरीर का अंग है जो जीवाणुओं को मारने का काम करता है ना। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथि में एक क्या होता है ना, एंजाइम, जिसका नाम क्या है, टाइलिन। क्या नाम है, टायलिन। एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन। ये भी क्या करता है, जीवाणुओं का भक्षण, मतलब हमारे मुंह से ही चालू हो जाता है जीवाणु या बैक्टीरिया को मारना, है ना। बहुत ज़्यादा हमारे पास तगड़ी प्रोटेक्शन दे रखी है भगवान ने, मुंह से ही मारना शुरू। फिर आप देखो, अगर मुंह से बच गए तो कहाँ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, इसे हम लिखते हैं HCl। ये भी क्या करता है, जीवाणुओं को मार देता है ना। छोटा होगा तो कौन मार देगा, टाइलिन। अगर इससे बड़ा होगा तो कौन मार देगा, HCl। फिर अगर ये भी नहीं मार पाया तो फिर कौन लेता है अपने पास, प्यार से बुलाता है, बेटा इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तुमको, है ना, क्या खिलाऊंगा मैं, जलेबी खिलाऊंगा, है ना। इसको प्यार से कौन बुला लेता है, लीवर, और प्यार से बुलाकर मार देता है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। लार ग्रंथि में उपस्थित टाइलिन ये भी मारता है ना। HCl ये भी जीवाणुओं को मारता है, यकृत ग्रंथि ये भी मारता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, उपरोक्त सभी बैक्टीरियाओं को मारता है। ठीक है, पर जो ज़्यादा रहता है। फिर अगर इसमें एक और देख लेना, अगर मान लो वो लीवर भी नहीं मार पाया तो फिर हमारे शरीर में कौन सी होती है, WBC, वो बैक्टीरिया को मारने का काम करेगी, है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपके दैनिक जीवन में भी काम आएगी। पढ़ाई के साथ साथ आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए इस वीडियो को अपने उन लोगों को भी शेयर करें जो क्या है, पढ़ाई से संबंधित नहीं है, अपने गाँव में, है ना, अपने बड़े भाई को, अपने मम्मी पापा को ही बताओ कि ये चीज़ें ऐसी होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 12वां, लीवर निम्नलिखित में से, है ना, किन चीज़ों से संग्रहित करता है। मतलब वो क्या कर बोल रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि लीवर किन किन चीज़ों का अपने अंदर संग्रहित या स्टोरेज करके रखता है, अपने अंदर रखता है। तो देखो मैं यहाँ पर ऑप्शन से बता देता हूँ, है ना। देखो विटामिन ए, है ना, डी, के और B12, ये जो चारों विटामिन है ना, विटामिन ए, डी, के और B12,
इसको लीवर अपने अंदर स्टोरेज करके रखता है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी आंख की रोशनियों से संबंधित है। अगर मान लो आंख में कोई दिक्कत आई तो लीवर क्या निकाल कर देगा, विटामिन ए, नाम क्या है, रेटिनॉल, है ना। अगर मान लो विटामिन डी, ये किससे संबंधित होता है, हमारे शरीर में हड्डियों से। अगर हड्डियों में कोई दिक्कत आ रही है तो ये क्या देगा, विटामिन डी को पहुंचा देगा, हड्डियों को सही करके आओ। विटामिन के, है ना, इसका क्या नाम है ना, कैल्सीफेरॉल, ये क्या करता है, वो फाइनेकिलोन, और इसका क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो ये विटामिन क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है ना, क्या करता है, ये रक्त, है ना, रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और B12, है ना, विटामिन B12, इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, तो इनका भी स्टोरेज करके रखता। आगे देखो, है ना, यहाँ लिखा है मैंने आयरन है ये, है ना, ये आयरन नहीं है, ये क्या लिखा है यहाँ पर, आयरन, है ना, Fe मैंने लिखा है यहाँ पर आयरन Fe, या इसको हम लोहा करते हैं। देखो जो महिला रहती है ना, लड़कियों में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, उनके कारण उनके शरीर से ब्लीडिंग होती रहती है, उनके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। तो उन महिलाओं को डॉक्टर कहते हैं कि आप लीवर खाओ, है ना, या जिन लोगों को भी खून की कमी होती है उनको क्या कहते हैं, लीवर खाओ, क्योंकि लीवर में क्या है, आयरन है, और आयरन खाने से तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, आयरन क्या बनाएगा, Hb, हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ये हीमोग्लोबिन क्या बनाएगा हमारे पास, आरबीसी, और आरबीसी ही क्या बना देती है हमारे पास, रक्त, है ना, ब्लड। तो हमारे शरीर में क्या बन जाएगा, ब्लड बन जाएगा, है ना। तो आयरन खाने से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से आरबीसी, और आरबीसी बढ़ने से क्या बन जाएगा हमारे पास, रक्त, है ना। तो रक्त की जिनको कमी हो, है ना, मांसाहारी लोग बढ़िया खाओ कलेजी, ठीक है। अगला सी ऑप्शन, कॉपर और पोटेशियम। देखो ये अपने अंदर कॉपर और पोटेशियम को भी नियंत्रित करता है, मतलब स्टोरेज करके रखता है। तो ये जो कॉपर और पोटेशियम हमारी क्या होती है, उपापचय क्रियाओं को, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसलिए हमारे शरीर में ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला उपरोक्त सभी, बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। विटामिन का स्टोरेज करता है, आयरन का करता है, कॉपर का करता है, पोटेशियम का करता है, मतलब डी ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक एक, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन के साथ 10 बातें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, है ना। 13वां नंबर का, अधिक मात्रा में एल्कोहल, एल्कोहल मतलब दारू, है ना, एल्कोहल मतलब दारू, अधिक मात्रा में दारू पीने से, है ना, इतनी दारू पी लेना कि खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है ना, एकदम डोल रहे हैं। अब तुमको एक कारण बताओ, देखो दारू पीने वाले का ये क्या रहता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये काम करना बंद करता है, ये हमारे शरीर को क्या रहता है, स्थिर करके। इसलिए जैसे जो दारू पी लेते हैं वो चाह कर भी क्या करते हैं, अपने, है ना, एक मतलब एक जगह खड़े नहीं रह सकते, ठीक है। तो वो पूछ क्या रहा है कि अधिक मात्रा में अल्कोहल या दारू पीने से क्या होता है ना, क्या हो जाता है, यहाँ पर कौन सा रोग हो जाता है या कौन सा डिसीज हो जाती है। तो देखो यहाँ पर टीबी, है ना, दारू पीने से टीबी नहीं होती, टीबी किसके होते हैं, सिगरेट या किसके पीने से, बीड़ी पीने से। गांव वाले बीड़ी पी लेते हैं, शहर वाले सिगरेट पी लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना, जिसके पास पैसे हो तो पी सकते हैं। अब लिखो, है ना, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर देखो ये कैंसर तो कैसा है, असंक्रामक रोग, तो यहाँ पर आएगा नहीं। ब्लड कैंसर किसके कारण होता है, हमारे शरीर में जो लिम्फोसाइट होती है उनमें अनियंत्रित, है ना, और अनकंट्रोल, मतलब कोई नियंत्रित कोई कंट्रोल नहीं होता, और कैसा होता है, समसूत्री विभाजन। तो हमारा ये तो नहीं आएगा, नहीं टीबी आएगा, नहीं ये आएगा। लीवर सिरोसिस, ये एक रोग है जिसका नाम है लीवर सिरोसिस। इसमें लीवर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा लीवर धीरे धीरे गलने लग जाता है ना, और धीरे धीरे अगर देखो ये लीवर सिरोसिस हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी, आपको मरना ही है ना। पर इसका एक उपाय है कि आपको बचा सके तो आपके जो ब्लड रिलेटिव हैं, ब्लड रिलेटिव मतलब आपके खानदान के लोग, वही आपको क्या दे सकते हैं, दूसरा लीवर का, है ना, इतना सा जरा सा भी टुकड़ा दे दोगे तो लीवर में इतनी क्षमता होती है कि छोटे से टुकड़े से भी लीवर वापस अपना पूरा का पूरा, है ना, ऐसा छोटा सा टुकड़ा दिया तो लीवर क्या बन जाएगा, अपना पूरा साइज ले लेगा, वापस पूरा लीवर बन जाएगा, है ना। तो इसका एक क्या है कि आप किसी से लीवर डोनेट करवा लो, ठीक है, नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं है। आदमी गल गर कर, है ना, तड़प तड़प कर और बेमौत मरता है ना, बहुत भयंकर मौत आती है इसमें, बहुत पेट दुखता है ना। अब देखना हार्ट अटैक, अब हार्ट अटैक ये भी क्या है ना, ये भी हमारा असंक्रामक रोग है।
है ना, हमारे क्या रहते हैं, हृदय में जाने वाली, हार्ट में जाने वाली एक क्या रहती है, झिल्ली रहती है, वो क्या हो जाती है, वो दब जाती है। देखो ये क्या रहती है, एक नली है ना, इसका नाम है कोरोनोधमनी, है ना। ये धमनी क्या होती है, पिचक जाती है, यहाँ से इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा जाता है और इसके कारण जो पाइपलाइन में आने वाला पानी रुक जाता है ना। और इधर क्या रहता है, हमारा हार्ट, ऐसा बना देता है ना, दिल जिसे हम हार्ट बोलते हैं। इसको क्या हो जाता है, इसको ब्लड मिलना बंद हो जाता है, ये गुस्सा इसको आ जाता है और क्या मार देता है, ये हार्ट अटैक। और आदमी कहता है मेरे को ब्लड नहीं दे रहा है ना, जा खत्म काम, है ना, बाय बाय। चलो आगे, है ना। यहाँ पर अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। क्या लिखा है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में कौन सा हार्मोन कार्य करता है ना। अब आपको इससे पहले क्वेश्चन में यह पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजेनेसिस होता क्या है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, जो ग्लूकोज रहता है ना, क्या रहता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, शकरा कहते हैं, है ना। अरे शकरा या मिठाई, है ना। कुछ लोग क्या रहते हैं, है ना, शादी वादी में जाते हैं, गुलाब जामुन मिल गए तो ढंग से खा लिए, है ना, इतना खा लिए कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, शकरा की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई। अब लीवर को पता था कि ये तो है ना एकदम क्या है ना, खाऊ टाप के हैं, तो इस लीवर ने क्या करा कि जो ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ गया उसको उसने किस में बदल दिया, ग्लाइकोजन में। किस में बदल दिया, ग्लाइकोजन में। किस में बदल दिया, ग्लाइकोजन में, है ना। ये ग्लाइकोजन क्या होती है, ये हमारे शरीर का क्या होता है, या फिर हम बोलते हैं कि ये जंतुओं का संग्रहित भोजन होता है। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में स्टोरेज, ये लीवर में और हमारी मांसपेशियों में क्या रहती है, हाथ पांव, है ना, इनमें स्टोरेज होती है। जिस दिन हम उपास रहते हैं 2-3 दिन का, उस समय ये ग्लाइकोजन वापस किस में बदल जाती है, ग्लूकोज में बदल जाती है ना। इस क्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना। दोनों क्रिया समझ गए आप, है ना। तो ग्लाइकोजेनेसिस और है ना जिनोलाइसिस दोनों में यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो आप देखते हैं यहाँ पर, है ना, ग्लूकोगोन हार्मोन। देखो ग्लूकोगोन हार्मोन क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को किस में बदलता है, ग्लूकोज में। मतलब हमारे शरीर में क्या करता है ये, है ना, शकरा की मात्रा को क्या करता है ये, है ना, शकरा की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा आप देखना यहाँ पर, है ना, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदलता है, हमारे शरीर में शकरा की मात्रा को कम करता है। और यही इंसुलिन हार्मोन किससे संबंधित है बताओ, इसी के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज, क्योंकि शकरा की मात्रा बढ़ जाती है ना। तो इसलिए क्या खाओ, मीठी चीज़ें कम खाओ। अगला है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नर को नर का एहसास दिलवाता है ना। नर का मतलब नर की आवाज़ का, है ना, भारी होना, उसके स्तन, ये जो ये रहते हैं ना सीना, इसका क्या हो जाना है, फूल जाना, उसके क्या हो जाना है, शरीर एकदम कड़ा हो जाना। ये क्यों, कौन दिलवाता है, टेस्टोस्टेरोन, नर को नर का एहसास दिलवाता है ना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये क्या करता है, ये मादा को मादा का, मतलब महिलाएं, है ना, जैसे स्तनों का बढ़ जाना, है ना, उनके जो हिप बोन और पिन बोन उनका फूल जाना, मेस्ट्रुअल साइकिल का आना, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्रोजेस्टेरोन। पर हमें यहाँ पूछा है ग्लाइकोजेनेसिस से कौन सा हार्मोन संबंधित, तो बताओ कौन सा आ जाएगा, बताओ इंसुलिन, क्योंकि ये ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में। और इसी क्रिया को हम कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस क्रिया। ठीक है, अब अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, जंतुओं के शरीर में संग्रहित भोजन, है ना, किसे कहते हैं। इससे पहले ही मैंने ये बता दिया कि जंतुओं के शरीर में जो संग्रहित भोजन होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन। जब हमें भूख लगेगी तब हम वापस खा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्यूलोज, ये याद रखना, ये पादपों का संग्रहित भोजन है। सेल्यूलोज किसका भोजन है, पादपों का। ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोजन, ये हमारा इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, ग्लाइकोजन। ये हमारे शरीर में क्या करता है ना, ऊर्जा प्रदान करता है और स्टोरेज रहता है। वसा क्या करती है, हमारे, है ना, शरीर को मोटा करती है, तगड़ा करती है, चिकना बनाए रखती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा होगा, है ना, और आपको आज इन क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी, है ना। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।